न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत को शामिल किए जाने की पूरी कवायद के बीच में चीन का विरोध रहा। ऐसे में सवाल उठा कि क्या भारत को चीन पर विश्वास की नीति छोड़नी होगी। ड्रैगन के डंक का जो जिक्र है, 88% दर्शकों ने इस पर हामी भरी है और कहा है कि हाँ, अब चीन पर भरोसा छोड़ना होगा। ये तस्वीर किस तरह से इस सियासत में देखी जानी चाहिए, साउथ एशिया में देखी जानी चाहिए, भारत की विदेश नीति में देखी जानी चाहिए? करोड़ी सिंह जी, देखिए, जो हमने पब्लिक ओपिनियन की बात की है, हो सकता है पब्लिक ओपिनियन का इस तरह का हो, लेकिन चीन और भारत 50s के और 60s के नहीं हैं। आज चीन और भारत दोनों में तस्वीर बहुत बदल चुकी है, तो नई समस्याएं हैं, तो नए तरीके हमें निकालने होंगे। और हम ये मान के चलें भारत और चीन में कोई युद्ध की संभावना वो असंभव है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच युद्ध होना अब लगभग असंभव है। तो युद्ध का तरीका बदल चुका है, ग्राउंड बदल चुका है। तो भारत और चीन को एक ऐसा जो रे ऑफ होप मुझे लग रहा है, दोनों में सिविलाइजेशनल पार्टनरशिप हो सकती है। दोनों की सिविलाइजेशन में एक तरह से वर्ल्ड व्यू दोनों का एक जैसा है, और इसके लिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए दोनों पार्टनर हो सकते हैं। और उसमें शी जिनपिंग और मोदी जी की जिस तरह केमिस्ट्री है, जिस तरह का दोनों में डायलॉग चल रहा है, तो शीर्ष नेतृत्व में मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत नजदीक हैं। अब नीचे के लेवल पे वो फिल्टर डाउन हो, इस तरह का समझ है, वो नीचे की तरफ कैसे फिल्टर डाउन हो। तो हमारा जो ट्रेडिशनल थिंक टैंक है वो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इश्यू से बाहर नहीं निकल रहा है। एक तरफ एनएसजी में चाइना है, दूसरी तरफ मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर जो ग्रुप है उसकी बात की जा रही है, उसमें भारत को एंट्री मिल चुकी है। तो क्या आगे भारत ये गिव एंड टेक वाली कंडीशन पर भी आ सकता है? हाँ, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो थिंक टैंक है उसको जो परंपरागत माइंडसेट है, सिक्योरिटी वाला और ये सामरिक दृष्टि वाला, उससे आगे आना चाहिए। और उसमें हमारे जो सांस्कृतिक हैं, सभ्यता संबंधी चीजें हैं, आर्थिक हैं, उन पे फोकस हमें ज्यादा करना चाहिए। और स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं उनसे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। जैसे इंडिया ने चबहार में पोर्ट बनाया, उसका चाइना यूज करेगा तो चाइना उसको अदरवाइज थोड़ा ही लेगा। चाइना की वहां रिफाइनरी है, क्या चाइना यूज नहीं करेगा? तो जो मान लीजिए हम्बन टोटा में चाइना ने पोर्ट बना रहा है, क्या इंडिया वहां यूज नहीं करेगा अगर जरूरत होगी? तो इस तरह का जो दृष्टिकोण है, केवल हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट हम चबहार और ग्वादर को जोड़कर तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो फर्क तो है नीति में। बहरहाल, मैं सुनील जी आपके पास में आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत चाइना के साथ अब बार्गेन वाली कंडीशन में हो पाएगा? नहीं, देखिए, बार्गेन वाली कंडीशन में सर्टेनली है, और समय के साथ साथ ये बार्गेनिंग पावर और बढ़ेगी। रीजन इज बीइंग अभी भी जो हम लोगों का उनके साथ ट्रेड है, दैट इज रियली वेरी बिग ट्रेड, बहुत ही बड़ा हमारा मोदी के पास एडवांटेज है। हाँ, सर्टेनली वो एडवांटेज है। और आप ट्रेड को अगर आप एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी के रूप के अंदर अगर आप इस्तेमाल करें तो आई थिंक कि हम उसको एक तरीके से टेम कर सकते हैं। मैं चाइना को टेम करने की बात कर रहा हूँ थ्रू ट्रेड। तो थ्रू ट्रेड हो सकता है, या बहुत सारी चीजें हैं जो जियो पोलिटिकली, जैसे अब लाइक अभी आप ये कर रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान को अगर हेल्प करता है तो हमने ब्रह्मोस वियतनाम को देने की बात की, या स्प्रैटले के अंदर या बाकी जो द्वीप समूह है वहाँ हम ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे हैं। मालाबार इस बार हमने चाइना सी के अंदर हमने वहाँ पे एक बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज की। मगर क्वेश्चन एक है कि ये सब करते हुए आपको कुछ बातें रियलिस्टिक भी समझनी पड़ेंगी, जो मैंने अभी भी बात बताई कि उन 2035 के अंदर इंडिया और चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 8 पार होगी। हमारे उनसे लड़ाई वाले रिलेशन भी रहे हैं। केवल 62 की बात ही नहीं, 67 के अंदर चोल इंसिडेंस जैसा इंसिडेंस भी हुआ है, जहां हम लोग वापस एक दूसरे से पावर के थ्रू हम एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे थे यहाँ। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होना होगा, अपनी पावर को समझनी पड़ेगी, उन पावर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मगर यहाँ एक छोटा सा एक सुझाव है मेरा कि प्रधानमंत्री विदेश मंत्री वाला काम करे वहां तक तो ठीक है, मगर प्रधानमंत्री को प्रचार मंत्री वाला काम नहीं करना चाहिए। उसके कारण उन डिबेकर्स को वो इनवाइट करते हैं और इतनी इंसल्टिंग सिचुएशंस आ जाती हैं जिससे इस देश को बचना चाहिए। मदन राठौर साहब, इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह बताते हुए जिक्र करना चाहूंगा, बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल ठीक से हो पाएगा आगे? देखिए, ये जो बात शर्मा जी ने कही है ना, प्रचार मंत्री वाली, ये इनकी कपोल कल्पित बातें हैं, ये कल्पना मात्र है। नहीं, कोई देश नहीं कह रहा है ये बात। कभी भी नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि मैं इसके लिए जा रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक विजय इसमें है कि MTCR में वो प्रवेश पा गया और वो जो चाइना को नहीं मिला, ये बहुत बड़ी ताकत है। मैं सोचता हूँ कि लंबी दूरी की मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र जो है वो भारत ने बनाने के और इसमें प्रवेश कर लिया, और जो चाइना के पास में नहीं है। अब चाइना अब NSG में जो कुछ भी हमको मिल पा रहा था वो सब शक्तियां हमारे पास में है।
हम कोई आज मोहताज नहीं है उसके। ठीक है, एक सम्मान की बात जरूर होती थी और उसके लिए हमने कूटनीतिक प्रयास किए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से है कसक है, सम्मान वाली बात आप बोलते हैं। वो जो बात आप तो समझ रहे हैं ना कि एनएसजी में यदि मेंबरशिप मिलती तो निश्चित रूप से एक अलग स्थिति बनती, लेकिन एनएसजी में मेंबरशिप मिलने के बाद में जो कुछ भी हमको हासिल होता, यानी टेक्नोलॉजी वो हमारे पास में है, रॉ मटेरियल हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे पास में स्किल्ड है, ये सारा कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कोई ऐसे नहीं है कि उस तकनीकी के भरोसे बैठे हैं, आज मोहताज नहीं है। और ये प्रयास तो सभी ने किया है, 2008 में कांग्रेस ने किया, वो भी विफल रही है, कोशिश का हिस्सा है। जहां तक चाइना पर भरोसा की बात करते हैं, कोई नरेंद्र मोदी ने भरोसा नहीं किया, आपने किया, कांग्रेस ने किया, हिंदी चीनी भाई भाई। चलिए मैं अब आरोप पर नहीं आता हूँ, आखिर 2 मिनट बचे हैं। रमन नंदा जी आपसे सुनना चाहूंगा मैं, पूरा इस पर कंक्लूड कमेंट जानना चाहते हैं कि दरअसल होना क्या चाहिए, डिप्लोमेसी में बदलाव, फॉरेन पॉलिसी का नजरिया देखने का कुछ अलग हो। चीन एक इतना परिपक्व देश होते हुए भी, हजारों साल का इतिहास समेटे हुए भी, पाकिस्तान जो कि इस्लामिक दहशतगर्दी का गढ़ बन चुका है, उसके साथ इतना मजबूत गठजोड़ दिखा रहा है जो कि एनएसजी में नजर आ रहा है। इसके बाद भारत को न केवल पाकिस्तान के प्रति सचेत रहना चाहिए बल्कि चीन के प्रति अत्यधिक सचेत रहने की आवश्यकता है। और दूसरे, चीन के प्रति सचेत रहने की प्रक्रिया में भारत को अपने आप को सामरिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी मजबूत रखना होगा। और तीसरी बात, 2016 1962 नहीं है जब चीन ने आक्रमण कर दिया और भारत ने वायुसेना का भी इस्तेमाल नहीं किया। और रही बात चीन की सैन्य शक्ति भारत से बहुत ज़्यादा है, तो चीन का वर्ग क्षेत्र भी जिसको डिफेंड करना बहुत ज़्यादा है। चीन को जापान के साथ अपने मसले सुलझाने, चीन को इंडोनेशिया के साथ, फिलीपींस के साथ, मलेशिया के साथ वगैरह वगैरह वगैरह। भारत के इतने देशों के साथ पंगे नहीं, इतने देशों के साथ समस्याएं नहीं है। तो भारत सामरिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से उतना कमज़ोर नहीं है जितना भारत 1962 में था। तीसरे, भारत की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, चीन भी बूढ़ा होता देश है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखो, भारत एक जवान देश है। तो भारत उठान पर है, चीन अपने उठान के प्लेटू पर आ चुका है। तो भारत को चीन के प्रति निस्संदेह सचेत रहना चाहिए। ये जो नारेबाजी है कि सब परिपक्व देश हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, एक बार भारत वो गलती कर चुका है, दोबारा भारत नहीं कर सकता। चलिए, तस्वीर जैसे भी बदलेगी हमारी नजर लगातार उस पर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।